हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज जयंत सिंह राठौर। मैंने इस बार के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में डिक्लेयर हुआ है उसमें 59th रैंक सिक्योर की है। एंड आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज इन यूपीएससी सीएसई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ। तो आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम बीकानेर इन राजस्थान। देन आफ्टरवर्ड्स मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो बीई इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की है फ्रॉम बिट्स पिलानी फ्रॉम 2016 टू 2020। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड माय ऑप्शनल वाज एंथ्रोपोलॉजी। सो बेसिक ओवरव्यू ये रहेगा लेक्चर का कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि द मोटिव ऑफ टेस्ट सीरीज क्या रहना चाहिए, कि हम किस लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। सेकंड वुड बी कि हमारी प्रीलिम्स रिलेटेड क्या टेस्ट सीरीज की स्ट्रैटेजी हो सकती है। देन आफ्टरवर्ड्स हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मेंस रिलेटेड टेस्ट सीरीज की हमारे लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो एक अनाउंसमेंट भी है कि मैं काफ़ी मल्टीपल स्पेशल क्लासेस लूँगा अनअकैडमी पे एंड सारी क्लासेस जो होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो आप ये कोड यूज़ करके उन क्लासेस में आ सकते हैं और उसमें काफ़ी नई-नई चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएसई की जो प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड। एंड बाकी अनअकैडमी पे आपको काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स भी मिलेंगे लाइक मृणाल सर, प्रतीक नायक सर, जिनसे आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन एज़ वेल। तो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मोटिव क्या रहना चाहिए टेस्ट सीरीज का। तो एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। और ये यूपीएससी सीएसई में भी बहुत ज्यादा अप्लाई करता है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है अपने एक्चुअल एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आप जो अपना एक्चुअल एग्जामिनेशन डे है उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, स्पेशली जो डी डे बोला जाता है हमारा जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है उनको कैसे डील कर रहे हैं, बीच में कई ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएँगे, उनको कैसे डील कर रहे हैं। ये सब जो है आपकी टेस्ट सीरीज़ से जो लर्निंग्स होती हैं, उससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगी और अल्टीमेटली आपको उस दिन ऐसा परफ़ॉर्म करना है कि आप उस स्टेज को क्लियर कर लें, both in prelims as well as mains। ठीक है। so the first point is as mentioned कि प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ये आपके माइंड को ट्रेन करता है कि आपको एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मेडिवियल पे कोई क्वेश्चन आए या एंशिएंट में कोई क्वेश्चन आए या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन के पीछे जो थॉट प्रोसेस रहता है, जो सॉल्व करने का तरीका रहता है, वो आप काफी हद तक टेस्ट सीरीज से सीखेंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काफ़ी सारे कांसेप्ट जो आप सीखते हैं इन टॉपिक्स लाइक इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, उनको आप कैसे सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यही चाहिए होता है आपका बोथ इन योर प्रीलिम्स एज़ वेल एज़ मेंस। देन इट प्रिपेयर्स यू फॉर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। जैसे मैंने बताया कि जो असली एग्जाम डे होगा, उस दिन काफ़ी डिफिकल्टीज़ आएँगी, काफ़ी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस होंगे, उन सबको कैसे डील करना है और इफेक्टिवली उससे हमें लड़ के उसको जीतना उस स्टेज को। ये सब आप टेस्ट सीरीज के थ्रू सीखते हैं। थर्डली ये है कि इट हेल्प्स इन यू आइडेंटिफाई वन्स वीकनेस। हमारे अंदर काफ़ी सारी वीक एरियाज़ होते हैं। तो फॉर इन माय केस एंशिएंट एंड मिडिवल वाज़ अ वेरी वीक एरिया, स्पेशली जब मैंने टेस्ट सीरीज़ देना चालू किया मेरा स्कोर बहुत लो आता था। एंड इसमें आप में आपको घबराना नहीं है, बिकॉज़ यही मेन मोटिव है टेस्ट सीरीज़ का कि हम अपनी वीकनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ और देन उसपे कैसे वर्क अपॉन करें एंड उसको अच्छे से ओवरकम करके उसको अपना स्ट्रेंथ भी बना सकें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एक मोटिव जो टेस्ट सीरीज़ का रहता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। जो स्ट्रेंथ एरियाज़ है उनको और स्ट्रॉन्ग करा जाए और जो वीक एरियाज़ है उसको अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील किया जाए, ताकि जब आप एग्ज़ाम डे के दिन जा रहे हो तो आपके जो भी वीकनेसेस हो वो मिनिमम हो। एकदम ज़ीरो करना तो बहुत मुश्किल होता है, बट आप उनको जितना मिनिमम रखेंगे ताकि आपका स्कोर या फिर आपका ऑप्टिमाइज़ेशन बोल लो वो एकदम अच्छा हो जाए और प्रोडक्टिविटी एकदम निखर के आए बाहर। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्थली, इट बिल्ड्स योर मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। या यूपीएससी बस माइंड का गेम भी नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा 2 घंटे दिन में 9:30 टू 11:30 इन प्रीलिम्स एंड फिर देन 2:30 टू 4:30 फॉर योर सीसेट एग्जामिनेशन। तो उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, डायरेक्ट 2 घंटे पेपर बैठना और सॉल्व करना एंड देन पूरे फोकस के और डिसिप्लिन के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और मेंस के अंदर आपको दिन में 2-2 एग्जाम्स देने पड़ेंगे 3-3 घंटे के।
तो वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। आप मेंस में लिखते रहते हो, तो आपके हाथ जो है वो नम हो जाएँगे। तो वो फिज़िकल स्ट्रेंथ, नॉट ओनली मेंटल स्ट्रेंथ बट फिज़िकल स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होगी टेस्ट सीरीज़ से। डे 1 से कोई परफेक्ट नहीं होता है। एकदम हम धीरे-धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप लैडर में रहता है, वैसे ही हम सीखते हैं। तो ये सब के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज़ प्रीलिम्स बोलते हैं कि वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट स्टेज है और इस बार का आपने पेपर भी देखा होगा कि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन्स थे प्रीलिम्स के अंदर। तो एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ की स्ट्रैटेजी होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आप जो भी टेस्ट दे रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप पकड़ सकते हैं। एंड जो भी टेस्ट दे रहे हो उसको सिमुलेशन कीजिए रियल एग्ज़ाम कंडीशंस में। मैं ये नहीं बोल रहा कि डे 1 से ही सिमुलेशन कीजिए, डे 1 में तो आप आराम से बैठ सकते हैं। बट जब एग्ज़ाम नियर हो तो आपको रियल एग्ज़ाम कंडीशंस जैसे 9:30 टू 11:30 पेपर देना है विद ओएमआर। ये सब के साथ आपको अपना जो भी टेस्ट है वो अटेम्प्ट करना है। स्टार्टिंगली फर्स्टली ये बोलूँगा कि आप सेक्शनल टेस्ट के साथ जाइए। जो भी सेक्शनल एरियाज़ है लाइक हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका वो एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। देन आप फुल टेस्ट पे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है? और फुल टेस्ट आप जब दे रहे हो तो अच्छे से उसको रिवाइज़ कर लीजिए पूरे टॉपिक को। उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। देन थर्ड इज़ द जो भी डिटेल्ड एनालिसिस होता है। सिर्फ टेस्ट देने तक ही सीमित नहीं रखना अपने को, अपने बाद में अपने को ये भी देखना है कि कौन से क्वेश्चन हमारे सही हुए, गलत हुए एंड जो डिटेल्ड एनालिसिस रहता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक एक्सेल शीट बना लीजिए, उसमें पूरा ब्यौरा रखिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। एक पूरा डेटा रखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पे आप 100% श्योर थे, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए थे, बाकी क्वेश्चंस को आप इंटेलिजेंट गेसिंग जो बोलते हैं, उस पे आप अराइव करें। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। हालाँकि एक ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप डिटेल एनालिसिस कर रहे हो, तो उसपे 3 से 4 घंटे नहीं लगाने। इनिशियली आप टाइम दे सकते हैं, जिससे आपको मेजरली आप फिगर आउट कर लोगे कि क्या-क्या इश्यूज़ है आपके अप्रोच के साथ या फिर क्या-क्या आपके स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं। बाद में एट मैक्स 2 आवर्स से ज़्यादा आपको नहीं देना है एनालिसिस में, नहीं तो पूरा टाइम चला जाएगा उसमें। ठीक है? तो ये एक अप्रोच रख सकते हैं। देन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन्स टू बी अटेम्प्टेड। प्रीलिम्स में आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा परफॉर्म करिए कि आपका स्कोर एटलीस्ट 7 टू 10 मार्क्स ऊपर है कट ऑफ से। बिकॉज़ ऐसा होता है कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जो है वो 20 टू 25 डेज़ में आता है आफ्टर योर प्रीलिम्स एंड बहुत लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं उनका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इस स्पेकुलेशन में निकल जाता है कि क्या वो पास कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो हमें ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना है। तो इसके लिए द राइट नंबर ऑफ क्वेश्चन्स टू बी अटेम्प्टेड बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरे केस में ये था कि मैं आई वाज़ अ पर्सन जिसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करता था। तो मैंने अपने एक्चुअल मेन्स एग्ज़ामिनेशन में भी 93 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे एंड उस हिसाब से आप ये वेरी कर सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत सही रहती है, तो आपको ये फिगर आउट करना है। कुछ लोग 80 टू 85 करते हैं, कुछ लोग 85 टू 90 करते हैं, कुछ लोग 75 टू 80 करते हैं। बट आपको ये ऐसा नंबर एक अराइव करना पड़ेगा, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन क्योंकि इसमें भी ये चीज़ है कि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर एज़ वेल। क्या पता पेपर बहुत ईज़ी आ जाए या मीडियम आ जाए या डिफिकल्ट आ जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है और एक करेक्ट नंबर मतलब एक रेंज बना लीजिए अपनी कि मैं इतने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करके आऊँगा और इतने सही या गलत होते हैं तो मैं एक सेफ साइड पे हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। देन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कंसिस्टेंट और मोटिवेटेड रहिए। बहुत सारे ऐसा टाइम आएगा कि आपके नंबर उतने अच्छे नहीं रहेंगे, तो आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रिपरेशन है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहता था। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका स्कोर 60s में आएगा, 70s में आएगा, देन आप ग्रेजुअली ये इम्प्रूव करना है कि आपका स्कोर 90 फिर 100 के ऊपर चला जाए। ठीक है? स्टार्ट आप हो सकता है 50s में करें, इवन 40s में भी कर सकते हैं, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि एक टेस्ट में 50 आ गया, उसके बाद आप दे ही नहीं रहे टेस्ट, इस डर से कि आपके नंबर आगे कम आ जाएँगे, जैसा कोटा फैक्ट्री में भी दिखाया गया है सीज़न 2 में अगर आपने देखा है तो। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप ये रियलाइज़ करेंगे कि हर आइटरेशन बोलते हैं, हर पे टेस्ट के साथ आपकी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और ये बहुत इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने वीकनेसेस को पहचानिए। ये सारे पॉइंट्स एक-दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके परफॉर्मेंस को लेके आगे। तो इनिशियली आप स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 50s में आ रहा है, 60s में आ रहा है, डिमोटिवेटेड नहीं रहना है।
एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपने को करते रहना है क्वेश्चंस, अपने टाइम का वेट करना है। उसके बाद धीरे-धीरे 70s में जाएगा, 80s में जाएगा, 90s में जाएगा, फिर 100 क्रॉस कर देगा, फिर 120 प्लस भी आएँगे आपके नंबर। तो ये आपको अप्रोच रखनी है। टेस्ट से डरना नहीं है अपने को, टेस्ट देना है और जो भी कमी रह जाए कोई भी टेस्ट में, तो उससे सीख के आगे बढ़ना है। ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन टू गिव प्रीलिम्स टेस्ट, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि वो कुछ लोग बोलते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं इसे दे दो। तो इसमें मेरा ये अप्रोच था कि एटलीस्ट जब ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किया है। तो अगर जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आई वुड सजेस्ट कि 1.5 से 2 महीना आप अपना बेस बना लीजिए। तो मैंने ये किया था कि मैंने अपना प्रिपरेशन मई 2019 में स्टार्ट किया था। तो मैंने मई और जून में अपना बेस बना लिया था। उसके बाद आप वीकली टेस्ट चालू कर सकते हैं। वीकली या फोर्टनाइटली आई वुड सजेस्ट वीकली टेस्ट चालू कीजिए। धीरे-धीरे टेस्ट देते रहिए, सेक्शनल टेस्ट देते रहिए क्योंकि आपका हाथों-हाथ सिलेबस खत्म नहीं होगा। 3-4 महीने सेक्शनल टेस्ट दीजिए या फिर पूरे कुछ जैसे एनवायरनमेंट इनिशियली आप इकोनॉमी पे ही सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद एनवायरनमेंट इकोनॉमी एक साथ दे दिया, फिर एनवायरनमेंट इकोनॉमी मॉडर्न हो गया, तो ऐसे-ऐसे करते रहना है। देन आपको फुल टेस्ट पे मूव ऑन करना है। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रीलिम्स एक्चुअल एग्जामिनेशन से तो अगले साल जून के अंदर अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 2022 के अंदर, तो 1 महीने पहले या फिर 1.5 महीने पहले आई वुड सजेस्ट कि आप रोज़ सुबह 9:30 से 11:30 अ, उठ के आप टेस्ट दे रहे हो प्रीलिम्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द रीज़न बीइंग देखो हमें हर चीज़ अपने माइंड को ट्रेन करनी पड़ती है। हर चीज़ आप ट्रेनिंग के साथ अच्छे से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। 9:30 से 11:30 टेस्ट दोगे, तो उस टाइम पे आपके दिमाग की जो सोचने की क्षमता है, वो बहुत इम्प्रूव होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी और उससे फिर इवेंचुअली ऑप्टिमाइज़ेशन होगा। तो ये चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देन एक ये चीज़ होती है कि बहुत लोग लेट नाइट तक स्टडी करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट जो लोग प्रीलिम्स देंगे, 1.5 महीने पहले अपना स्लीप साइकिल चेंज कर देना, आपको सुबह जल्दी उठना है बिकॉज़ एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन सुबह ही होगा, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। और प्रीलिम्स के अंदर आई वुड सजेस्ट आप सीसैट को लाइटली मत लीजिएगा बिकॉज़ सीसैट एक ऐसा पेपर मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे भी दोस्त हैं, जिनका सीसैट की वजह से उनका प्रीलिम्स में नहीं हुआ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप सीसैट को लाइटली मत लीजिए। उसमें भी आप सिमुलेशन एटलीस्ट देखिए अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपको आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, फिर भी आप एटलीस्ट 4 से 5 टेस्ट दीजिए। मैंने एटलीस्ट 4 से 5 टेस्ट दिए थे, अपने एक्चुअल प्रीलिम से पहले और सीधा जाके पेपर एग्ज़ामिनेशन टाइम के समय आप सीसैट मत अटेम्प्ट कीजिए। आई वुड हाइली सजेस्ट और मैं आपको कॉशन भी करूँगा कि आप सीसैट को अच्छे से करिए प्रिपेयर बिकॉज़ क्यों हमें रिस्क लेना मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है और सिचुएशन किसी भी तरफ जा सकती है, तो हमें हर चीज़ के लिए पहले से रेडी रहना है। ठीक है? तो अब आगे हम बढ़ते हैं मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ की स्ट्रैटेजी है, उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज़ मेंस में हमारे 9 पेपर होते हैं, 7 पेपर में हमारा नंबर जुड़ते हैं और जो 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के, वो रहते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर। तो मेंस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड आंसर राइटिंग, ठीक है? 7 पेपर अक्रॉस द स्पैन ऑफ 1 वीक आपको देने रहते हैं। पहले 3 ऐसे जीएस 1, 2, 3, 4 साथ में होते हैं, उसके बाद आपका लैंग्वेज एंड देन ऑप्शनल का पेपर होता है। और दिन में आपको 2 टेस्ट भी देने पड़ते हैं 3-3 घंटे के। तो उसमें होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है, जैसे मैंने बोला था फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपार्ट फ्रॉम मेंटल स्ट्रेंथ एज़ वेल एंड वो 6 घंटे आपको फोकस के साथ आपको हर आंसर अच्छे से लिखना है। ये आपका आता है प्रैक्टिस से और प्रैक्टिस कैसे आएगी? टेस्ट सीरीज़ देके। तो इसलिए मेंस में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है टेस्ट सीरीज़। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने दिसंबर के मंथ में 3 सिमुलेशंस दिए थे। तो फर्स्ट सिमुलेशन हो गया कि एसए, जीएस 1, 2, 3, 4 उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक लेके ऑप्शनल का दे दिया। तो पहला सिमुलेशन मैंने और मेरे फ्रेंड ने अराउंड 10th के आस-पास दिया था। 10th ऑफ दिसंबर टू 14th ऑफ दिसंबर। देन 20th ऑफ दिसंबर के 22nd ऑफ दिसंबर के आस-पास हमने दूसरा सिमुलेशन दिया था एंड देन 30th ऑफ दिसंबर के आस-पास तीसरा सिमुलेशन दिया था। अब इससे हुआ ये था कि एक्चुअल मेंस लिखने से पहले ही हमने 3 एक टाइप से बोल सकते हैं कि सिमुलेशन अटेम्प्ट्स दे दिए थे। तो उससे हमारा जो माइंड है, वो अच्छे से ट्रेन हो गया था। और मैं ये कहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो सर्दियों का टाइम था तो बहुत आपकी स्पीड जो है इवेंचुअली स्टार्टिंग में स्लो हो जाती है। तो वो सब फैक्टर्स जो हैं, वो आपको अकाउंट में लेने पड़ते हैं और देन कंप्लीटिंग पेपर ऑन टाइम, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन मेन्स बिकॉज़ अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल दे सकूँ, अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ते हैं, कोई भी जीएस में, जीएस के 4 पेपर है प्लस ऑप्शनल के 2, 6 तो अप्रॉक्सिमेटली अगर 2-3 नंबर भी आप लूज़ आउट कर रहे हो एक क्वेश्चन पे, तो आप अराउंड 12 टू 15 मार्क्स लूज़ आउट करोगे अपने पूरे मेंस के अंदर
वो आपका लिस्ट में नाम अ, आने के लिए हेल्प भी कर सकता है या फिर आप लिस्ट से बाहर भी हो सकते हो। और इवन ये भी है कि आपको अपनी सर्विस जो है फर्स्ट प्रेफ़रेंस की वो भी मिल सकती है और आपको नीचे वाली जो आपकी सेकंड या थर्ड प्रेफ़रेंस की सर्विस है, वो मिल सकती है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना पेपर कंप्लीट कीजिए टाइम पे बिकॉज़ ये कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होता है एंड बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं आपके इंटरव्यू कॉल के लिए। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट स्टार्टिंग डे से नहीं कर पाएँगे। जैसे मैंने लिखा है कि मेरे को साढ़े 4 घंटे लगे थे अपने फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट करने में। जीएस के ऑप्शनल में मुझे 5 घंटे लगे थे। तो ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ होता है कि आप जो आपका टाइम रहता है, जिसमें आप एक मेंस का टेस्ट लिखते हो, वो आप धीरे-धीरे आपका रिड्यूस होता है। तो आफ्टर 5 टू 6 टेस्ट मेरा धीरे-धीरे टाइम आ गया था 3 घंटे के आस-पास। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। देन थर्ड इज़ कि आपको अपने आंसर स्ट्रक्चर और प्रेज़ेंटेशन के लिए भी बहुत हेल्प करती है टेस्ट सीरीज़ बिकॉज़ हमें डायरेक्ट से नहीं पता होता कि इधर मैं ये डायग्राम डाल सकता हूँ या फिर इधर ये फैक्ट डाल सकता हूँ या फिर अपना आंसर स्ट्रक्चर ये रहना चाहिए कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ होता है और अपने माइंड को हमें यही जैसे मैंने बोला था कि ट्रेन करना पड़ता है कि इधर एक स्पेसिफिक जगह पे क्या आएगा। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कोई भी एग्ज़ाम्पल लूँ जैसे सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन था, तो सोलर एनर्जी में फर्स्टली मैंने इंट्रोडक्शन में एक फैक्ट यूज़ किया था। वो इसलिए आया क्योंकि मेरे पास मैंने बहुत टेस्ट दिए थे तो प्रैक्टिस रहती है अपनी और ये आप भी आराम से कर सकते हैं। जस्ट अपने को प्रैक्टिस करनी है। इनिशियली मेरे को भी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे को भी लगता था कि यार ये कैसे लिख दिया है कोई भी टॉपर की कॉपी देख के। बाद में ऐसा होता है कि जब आप बहुत सारे टेस्ट लिखने लग जाते हैं तो आपके दिमाग में अपना फ्रेमवर्क बनने लग जाता है। तो इस हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट कि देखिए मार्क्स की जगह आपको फीडबैक पे फोकस करना है। हालाँकि कुछ लोग बोलते हैं कि कौन कितने मार्क्स लेने चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि 90 टू 100 मार्क्स अगर आप आपके आ रहे हैं कोई भी टेस्ट सीरीज़ में, तो इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है? आपको निश्चिंत रहना है, बेफ़िक्र होके आप आराम से पढ़िए और इनिशियली आपके नंबर अच्छे नहीं आएँगे, मेरे भी 60s या 70s में आए थे पहले टेस्ट में नंबर, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको 90s, 100s में नंबर लेके आने हैं, ठीक है? और आपको फीडबैक पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, जो आपको कमेंट्स दिए जाते हैं हर क्वेश्चन के अंदर कि आपके इंट्रोडक्शन ठीक था या फिर बॉडी में ये कर सकते थे, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है आपको। बिकॉज़ वो ही ऐसे पार्ट्स हैं जिन पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है? और मार्क्स को दिल पे लेके नहीं बैठना है अपने को। अपने को हर बार अपने अंदर ये आग रहनी चाहिए कि हाँ, अगली बार मैं इससे ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करूँगा और जो भी मेरे को इसमें वीक एरियाज़ बताए या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए जो स्कोप है, उसका अच्छी तरीके से उपयोग लेके मैं अगला जो अपने टेस्ट के जो आंसर्स हैं, उनमें बहुत अच्छे से अपने आंसर्स लिखूँगा, ठीक है? देन लर्न टू यूज़ फैक्ट्स, डायग्राम्स एंड मैप्स इन योर आंसर बिकॉज़ देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये कॉम्पिटिशन है और आपको अपने आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से बेटर प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? तो मोर प्रेज़ेंटेबल कैसे होगा आपका टेस्ट? फैक्ट से होगा, ठीक है? जितने आप फैक्ट्स डाल सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बाद में ये होता है कि डायग्राम होते हैं बहुत तरीके के, जैसे फ्लो चार्ट का डायग्राम हो गया हो या फिर ब्लॉक डायग्राम हो गया हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है आपके आंसर्स के अंदर बिकॉज़ वो एक वैल्यू एडिशन करता है आपके आंसर के अंदर। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि मैं इधर ये आंसर पे डायग्राम यहाँ पे बनाऊँ या फिर मैं इधर ये फैक्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो धीरे-धीरे क्या होगा कि ये प्रैक्टिस से आएगा, ये टेस्ट सीरीज़ से आएगा, ठीक है? और मैप्स भी आपको कैसे यूज़ करना है। तो ओवरऑल ये चीज़ है कि टेस्ट सीरीज़ से आप ये चीज़ सीख ले जाएँगे। देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि कौन-सा पेन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज़ हर पर्सन की जो ग्रिप रहती है वो बहुत डिफरेंट रहती है और जो पेन का जो वो रहता है कि कैसे आप पकड़ते हैं पेन को वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐज़ मैंने बोला कि जैसे ग्रिप। तो मेरा जो केस में मैंने बटरफ्लो यूज़ किया था मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था और ये आप अपना पेन डिसाइड कर लीजिए, कोई भी टेस्ट दे रहे हो, एक्सपेरिमेंट जितने करने हैं वो पहले ही कर लीजिए आप, इसलिए वो हेल्पफुल रहता है उसके अंदर, ठीक है? बिकॉज़ अगर आप कोई गलत टाइप ऑफ पेन यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है कि आपकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो हो जाए। तो उस चीज़ को ख़ासकर ध्यान रखते हुए आपको अपना पेन डिसाइड कर लेना है, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। देन मैंने अराउंड 40 मार्क्स दिए थे, इसमें जीएस भी इंक्लूडेड है, इसमें एसए भी इंक्लूडेड है, इसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है। कोई भी पार्ट हो, देखिए इवन ऐसे में भी ऐसा होता है कि आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इनिशियली हमें नहीं पता रहेगा क्योंकि अगर आप इनिशियली में हमें ये नहीं पता रहता कि कैसे क्या अप्रोच करना है किसी चीज़ को। जब हम बार-बार लिखते हैं उस चीज़ को, बार-बार अपने वीकनेसेस को देखते हैं, अपने वीक एरियाज़ को देखते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ, इधर ये चीज़ आ सकती थी। तो जैसे मैंने बोला, ये प्रैक्टिस से आपके अंदर धीरे-धीरे आ जाएगा। इनिशियली एक बहुत मुश्किल लगेगा कि पूरा टेस्ट कैसे लिखना है। तो आप आराम से बैठिए, पूरा स्ट्रैटेजाइज़ कीजिए और धीरे-धीरे लिखना चालू करिए और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप टेस्ट आराम से लिख पा रहे हैं 3 घंटे के अंदर, ये पूरा प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा।
तो मैं यही कहूँगा कि आप भी एक अच्छा नंबर ऑफ मॉक्स पे अटेम्प्ट कीजिए बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके मेंस के लिए, ठीक है? देन द 8th पॉइंट कि ऑलवेज़ ट्राई थिंग्स एंड इनोवेट। ठीक है, जितना आप नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं वो करिए और जितना इनोवेशन ला सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ कॉम्पिटिशन। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका आंसर बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिज़न में कैसे स्टैंड आउट हो सकता है। वो चीज़ बहुत आपको ध्यान में रखनी है और वो आएगा नए-नए एक्सपेरिमेंट्स करके ही, ठीक है? कई क्वेश्चन में आप अलग तरीके के डायग्राम बना दीजिए, कई एक दूसरा जितने डायमेंशंस यूज़ कर सकते हैं जैसे एक वो अप्रोच रहती है कि सोशियो इकोनॉमी, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल ये सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट आप जितना क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपको इतना स्कोप देता है क्रिएटिव होने का, कि आप जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मीन से प एक्चुअल पेपर से पहले कर सकते हैं। एंड देन इनोवेशन जितना ला सकते हैं अपने आंसर्स में बहुत सारे लोग बहुत हर क्वेश्चन में एटलीस्ट एक डायग्राम बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना ज़रूरी है, बट अपने हिसाब से क्योंकि देखिए हर पर्सन की एबिलिटी इज़ डिफरेंट, हर पर्सन का हर क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका भी डिफरेंट रहेगा। आप अपने तरीके को अच्छे से पहचान लीजिए, आप अपनी अप्रोच को अच्छे से पहचान लीजिए और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी के साथ आप अपने मेंस की जो भी टेस्ट सीरीज़ है उसको अटेम्प्ट कीजिए। बिकॉज़ मेंस में अच्छा स्कोर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितना भी स्कोर रहता है वो आपका इवेंचुअली रैंक एंड इवन योर जो आपका लिस्ट में होना ना होना वो भी डिसाइड करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। सो एक ये भी चीज़ है कि अनअकैडमी इज़ आल्सो कंडक्टिंग फ्री टेस्ट सीरीज़ फॉर यूपीएससी, सीएसई। सो 3 तरह की टेस्ट सीरीज़ ये कंडक्ट करवा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ अभियान, द सेकंड वन इज़ T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ एंड देन द थर्ड वन इज़ अनअकैडमी कॉम्बैट। ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ठीक लगे तो आप इन्हें एनरोल कर सकते हैं एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये एंड ऑफ द लेक्चर है। बाकी और भी मैं लेक्चर्स लूँगा अलग-अलग टॉपिक वेरियस टॉपिक्स पे एंड स्पेशल क्लासेस भी लूँगा। सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। एंड आई होप आज के लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।